किस्त नंबर 5। पहले 4 एक साथ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस में भी वो खासा गायब दिमाग रही। घर पहुंचते पहुंचते आज वो वक्त से कुछ लेट थी। जहन मुंतशिर था और सोचे लामहदूद। घर आकर बिना कुछ खाए ही वो सर तक लिहाफ ओढ़कर लेट गई। माँ ने आवाज़ें भी दी कि पहले खाना खा लो, मगर वो ढीठ बनी खुद को सोता जाहिर करती लेटी रही। सारा दिन वो जो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी, बिस्तर पर लेटते ही दिल भर आया था। टेंशन से कंधों में खिंचाव पड़ने लगा था। 50,000 का नुकसान कहाँ से पूरा करती वो भला। जिंदगी की गाड़ी तो पहले ही खींच तान कर चल रही थी, जिसमें अब्बा की पेंशन के साथ साथ वो और हमाद पार्ट टाइम जॉब करते तो अम्मी की बीमारी के साथ काम बमुश्किल चल पाता। कजा के साथ में इतनी बड़ी रकम। इसके पास तो कोई सेविंग या सेविंग के नाम पर कोई जेवर भी ना था जिसे बेचकर कुछ हद तक काम चल पाता। सोच सोच कर दिमाग फट रहा था। वो ये बात किसी सूरत माँ या भाई से शेयर करने का भी खुद में हौसला न रखती थी। कैसे इसके छोटे भाई ने पाई पाई जमा करके इसकी फीस इकट्ठी की थी। मुंतशिर सोचों के संग एक अंधेरी कोठरी में यहाँ से वहाँ किसी रोज़न की तलाश में सर पटकते पटकते वो नींद की वादियों में उतरने लगी थी, मगर कोई रास्ता तो क्या, कोई छोटा सा रोज़न भी इसे दिखाई न दिया था। अगला सीन। जब जहन मुंतशिर और सोचे लामहदूद हों तो नींद भी पुरसकून नहीं आती। इसकी नींद भी खासी बेचैन थी। सारी रात करवटें बदल बदल कर वो सुबह फजर की पहली अजान के साथ ही उठ बैठी। सर आंखों पर भारी भारी सा बोझ महसूस हो रहा था। इसने उठकर वज़ू किया और फजर की नमाज अदा करने के बाद मोबाइल उठाकर बैठ गई। इसे इस नुकसान को कवर करने के लिए कोई और पार्ट टाइम जॉब भी तलाश करनी थी। इस वक्त उसे सिर्फ एक ही ये हल दिखाई दे रहा था, लेकिन वक्त मैनेज कैसे करती। इसे तो पहले ही यूनिवर्सिटी के बाद पार्ट टाइम जॉब की शिफ्ट लगाकर घर आते आते रात हो जाती थी। बिस्तर पर आलती पालती मार कर टांगों पर लिहाफ लिए दोनों हाथों में मोबाइल थामे वो इसकी स्क्रीन पर झुकी बैठी थी। स्क्रीन से निकलती रोशनी बराह रास्त इसे मुतफक्कर चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुसलसल जॉब्स की वेबसाइट्स निकाल कर खंगाल रही थी। 1-2 दिन पुराने अखबार नेट से निकालकर अपने आसपास के इलाके में मौजूद नौकरी की वैकेंसी चेक कर रही थी। कई एक नौकरियां इसकी नज़र के सामने से गुजर रही थी, लेकिन किसी की भी टाइमिंग इसकी फ्री टाइमिंग से मेल ना खा रही थी। वो मायूसी के आलम में मुसलसल स्क्रॉल डाउन करते चेक कर रही थी। दफ़ातन एक मतलूबा वैकेंसी नज़र आने पर इसकी आंखें चमकी। ओह थैंक गॉड। वो फ़ौरन ही सजदा शुक्र बजा लाई। हाँ, वो यहाँ नौकरी कर सकती थी। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी तो यकीनन इसका काम चल जाता। अम्मी के नाश्ते के लिए बुलाने पर वो गहरी सांस खारिज करती बिस्तर से निकली। मोबाइल पर सर खपाते काफ़ी वक्त गुजर गया था। कुछ सर से बोझ हल्का हुआ तो तबीयत भी कुछ बेहतर लगने लगी। वो मुस्कुराती हुई शॉल ओढ़कर बाहर बरामदे में आई, जहां अम्मी छोटी सी लकड़ी की मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी, जबकि हमाद पहले ही तैयार कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस बैठा नाश्ता कर रहा था। वो अपनी कुर्सी घसीट कर बैठी तो माँ ने भाप उड़ाता चाय का मग इसके सामने रखा। हमाद, हमारे घर के पास रोड पर जो एकेडमी इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ इंग्लिश टीचर की एक वैकेंसी खाली है। रात 6 से 8 की क्लास है, तो मैं सोच रही हूँ जॉब से आने के बाद वहाँ जॉब कर लूँ। इसने चंगेज़ से पराठा उठाते अपनी डिश में रखा और नवाला तोड़ती सरसरी अंदाज में गोया हुई। तुम्हें तो पहले ही घर आते आते मगरिब हो जाती है एमा। मज़ीद ये जॉब, और सर्दियों में तो 7 बजे ही इशा हो जाती है। ऐसे में 8 साढ़े 8 बजे तुम्हारा अकेले घर आना बिल्कुल सेव नहीं। ऊपर से बाहर के हालात भी ठीक नहीं। हम चंद पैसों के लालच में कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान करवाने के मुतहम्मिल नहीं, इसलिए तुम रहने दो। चाय पीने की गर्ज से हाथ में थामा मग वो वापस मेज़ पर रखता संजीदगी से इसे देखकर गोया हुआ। वो अपनी हर बात से बखूबी बावर करवा रहा था कि वो उम्र में चाहे इससे छोटा हो, मगर हालात इसे वक्त से पहले ही बहुत बड़ा कर चुके हैं। अब इतना अंधेर भी नहीं मचा हमाद। वो पस से लहजे में गोया हुई, गोया हमाद की बातों से इसकी सारी भूख मर गई हो। एक ही तो सूरत निकली थी अपने नुकसान की भरपाई करने की। इतना ही अंधेर मचा है एमा। मौके की तलाश में भेड़िए जगह जगह ताक लगाए बैठे हैं कि इधर किसी से ज़रा सी लगिश हो और उधर वो इसे नोच खाएं। ऐसे में हर इंसान अपनी हिफाजत का खुद जिम्मेदार है, फिर चाहे वो जानी हो या माली हो या सवाल इज्जत का हो। फिर ऐसे हालात में कोई रिस्क भी क्यों लेना फिर, जब हम सफ़ेद पोश लोगों के पास सिवाय इज्जत के कुछ है भी नहीं। वो अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुका था। अब खड़े होते सहन में बने वॉश बेसन के पास जाता हाथ धो रहा था। एमा उसे हाथ धोते देखती रही। मुंह में डाला नवाला हलक में फंसने लगा था।
क्या इससे भी ज़्यादा कोई इस वक्त जान सकता था कि भेड़िए किस तरह ताक में महज किसी की एक हल्की सी लग़्ज़िश के मुंतज़िर बैठे हैं। इसके साथ तो अभी कल ही हादसा सरज़द हुआ था, तो ज़ख्म ताज़ा थे, लेकिन वो अभी तक अपनी लग़्ज़िश ही तो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इससे गलती हुई कहाँ थी, कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई और कैसे इसका अकाउंट हैक हो गया। लेकिन अब वो इस वाक़या को सोचना भी नहीं चाहती थी। जब वो इसका कोई हल निकाल ही नहीं सकती थी, रकम किसी सूरत वापस आ ही नहीं सकती थी, तो फिर इस वाक़े को सोचने का फ़ायदा। जितना वो इस वाक़े को सोचती, इतना ही खुद को हारा हुआ और शिकस्त खोरदा तसव्वुर करती। इसने गरम गरम चाय के घूंट भरते हलक में अटके आंसुओं के गोले को भी साथ ही नीचे उतारा। अगला सीन। हाय बज्जो, कितने प्यारे जोड़े हैं ना। आपके ससुराल वालों ने देखे कितना सारा सामान भेजा है। सारे बेड पर अफीफ़ा के ससुराल से आए कपड़े, जूते और ज्वेलरी फैली पड़ी थी और आइज़ल सफ़ेद और स्याह इम्तज़ाज की सादा सी शलवार कमीज़ में मलबूस आईने के सामने खड़ी थी। हल्के नम बाल पुश्त पर बिखरे पड़े थे, गोया वो थोड़ी देर पहले ही नहा कर निकली हो। वो सुनहरे रंग की नाजुक सी सैंडल में अपने दोदिया पाँव मुकीद किए मैरून हल्का कामदार आंचल एक शाने पर फैलाए मुस्कुराते हुए अपना जायज़ा ले रही थी। बज्जो, कैसी लग रही हूँ? दफ़अतन वो मुस्कुराती हुई पलटी। सारी चीज़ों को देखने के बाद इन्हें एहतियात से पैक करती अफीफ़ा ने नज़र उठाकर इसे देखा। माशाल्लाह, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। वो थी ही इतनी प्यारी कि आम से घरेलू कपड़ों और लापरवाह अंदाज में ही हर किसी को अपनी जानिब मतवज्जा कर सकती थी। ज़रा सी सज-धज के बाद तो क़यामत ढा देती थी। इसके देखते आईने में नज़र आते अपने अक्स पर निगाह पड़ी तो अफीफ़ा उदासी से मुस्कुराकर सर झटक गई। इसकी गुड़िया थी ही इतनी प्यारी कि शायद ही कोई इसकी टक्कर का होता। वो अब बेड के करीब आती इसकी ज्वेलरी उठाकर बारी बारी पहन रही थी। कानों में अवेज़े पहनने के बाद अब वो नाजुक सी बिंदिया अपने माथे पर सेट कर रही थी। वैसे बज्जो, वो कुछ याद आने पर आईने के पास से पलटी। आपकी दाऊद भाई से बात होती है? इसके इश्तियाक से पूछने पर अफीफ़ा ने इसे आंखें दिखाई। अब ऐसे क्या देख रही हैं मुझे बज्जो? वैसे भैया हैं तो बड़े प्यारे, मैंने इनकी फ़ोटो देखी है जो आपने अलमारी में छुपा कर रखी है, और मैंने आपको रात में टेक्स्ट पर बात करते भी देखा है। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो अफीफ़ा की आंखें दिखाने पर खी करती राजदाराना अंदाज में इंकशाफ करने लगी, जबकि इसकी बातों पर अफीफ़ा का मुंह हैरत की ज़्यादती से खुले का खुला रह गया। गुड़िया, इसने दांत पीसते रख कर कुशन इसे दे मारा। अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लगी हो, बाज आ जाओ, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। 2 महीने बाद तुम्हारे मैट्रिक के पेपर हैं। वो आइज़ल की बातों पर हनूज शौक में थी, जबकि आइज़ल मुसलसल खिलखिला रही थी। वैसे बज्जो, आपकी शादी पर दूध पिलाई की रस्म तो मैं ही करूँगी और पूरे 20,000 लूँगी, बता देना आप दाऊद भाई को। वो अठला कर कहती वापस आईने की जानिब पलटी, जबकि यकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी। ए लड़की, गज़ब खुदा का, क्या कर रही हो ये तुम? तुम्हें नहीं पता ये सब शुगन की चीज़ें हैं। कितने अरमान से अफीफ़ा के ससुराल वाले लेकर आए हैं। इसने अभी तक एक मर्तबा पहनकर भी नहीं देखी और तुम किस बेगैरती से इन्हें पहन रही हो। इसे यूँ सज-धज कर आईने के सामने खड़े देखकर मामी का दिमाग लम्हों में घुमा था, जबकि चहकती हुई आजिल भी सहम चुकी थी। वो एक ही जस्त में इसकी तरफ बढ़ी और नोचते हुए इस पर से कामदार आंचल उतारकर बेड पर फेंकने के बाद इसके माथे की बिंदिया खींचकर उतारी और बेदर्दी से इसके अवेज़े उतारने लगी। आह मामी, आइज़ल का जारहाना रूप देखती लब भींचे मामी के लगने वाले नाखून और ज्वेलरी की खराशों की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही थी, जबकि अफीफ़ा की जान पर बनी हुई थी। कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ से माँ के आगे आगे होती वो माँ को रोक रही थी। तू पीछे हट जा अफीफ़ा, तेरी शह पर यह बढ़ती ही जा रही है। मामी ने गुस्से से अफीफ़ा को बेड की जानिब धकेला, जबकि वो इसी स्पीड से लड़खड़ा कर संभलती वापस आइज़ल की तरफ लपकी चील की तरह इसे अपने हिसार में लेकर अपने पीछे करती माँ की पहुँच से दूर कर गई। मैंने ही वो सब गुड़िया को पहनाया था, मैं डिज़ाइन चेक कर रही थी माँ। क्या हो गया है आपको? वो रोहानसी होती गोया हुई। मुंह बंद कर अपना, मैं तो जैसे जानती ही नहीं ना इस करमदिली को। इसकी नज़र तुम्हारी हर चीज़ पर होती है। और दूध पिलाई की ये क्या बात कर रही थी? हाँ, खबरदार जो इसने तुम्हारी शादी में अपनी एक झलक भी किसी मेहमान को दिखाई तो। अगर तुम्हारी शादी के पूरे फंक्शन पर यह मुझे बाहर दिखाई दे गई ना फीफा, तो खुदा की कसम तुम्हारे बाप का लिहाज भी नहीं करूँगी। अगर इसकी टांगें तोड़कर इसे अस्पताल के बिस्तर पर ना पहुँचाया तो फिर कहना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं। मेरी बेटी की खुशियाँ खाने ये कहाँ से टपक पड़ी। अब ये सज धज कर तेरी दूध पिलाई की रस्म करके ऐन शादी के दिन तेरे रिश्ते में फूट डलवाना चाहती है।
लोगों को मवाजना करने के लिए ये वहाँ रस्म करने जाना चाहती है। मामी तो गुस्से से आपे से बाहर होती जा रही थी। पता नहीं क्यों दोनों का एक साथ देख कर दोनों का मवाजना करते ही इनका दिमाग फटने लगता था। दफअतन बाहर से मामू की आवाज़ आने पर मामी अपनी भड़ास निकालती बाहर चली गई, जबकि इससे पहले कि अफीफ़ा पलट कर आइज़ल को देखती वह छपाक से वाशरूम में बंद होती दरवाज़ा बंद कर गई। अफीफ़ा वहीं बेड पर बैठती सर हाथों में थाम गई। माँ की सुनती के इस मासूम का चेहरा देखती। एक गहरा सांस खारिज करके वो बेदिली से बारी बारी सारा सामान वापस पैक करने लगी। सब कुछ समेट कर वो अलमारी में रखने के बाद बेड पर आकर बैठी तो आइज़ल अभी तक हनूज वाशरूम में बंद थी। वो उठकर वाशरूम के दरवाजे तक गई। आइज़ल गुड़िया प्लीज़ बाहर आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ गुड़िया। इसकी नम आवाज़ सुनकर अंदर दीवार के साथ खड़ी मुसलसल आंसू बहाती आइज़ल ने रगड़ कर अपने आंसू साफ किए। आई आई बजो। वॉशरूम का नल खोलते इसने कई छपाके ठंडे पानी के आंखों में मारे और तौलिए से चेहरा खुश्क करती वॉशरूम से बाहर निकल आई। इसे बाहर निकलता देख अफीफ़ा ने शुक्र अदा किया और ड्रेसिंग टेबल से ट्यूब उठाकर इसके पास बेड पर आई। इसकी थोड़ी ऊपर उठाकर चेहरा सीधा किया तो नज़र माथे और कान के पास लगी खराशों के बाद सुर्ख पड़ती आंखों और नाक से टकराई। गुड़िया तुम वाशरूम में रोती रही हो? वो हैरत से मुस्तफसर हुई। आइज़ल ने निगाहें झटकते सर नफ़ी में हिलाया। अफीफ़ा ने भराई आंखों से उसे देखते इसके माथे पर लब रखे। सॉरी गुड़िया। इसके कान के पास वो सरगोशियाना गोया हुई और सीधी होकर इसके चेहरे पर मौजूद खराशों पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। नहीं बजो, गलती मेरी ही है, मुझे यूँ आपकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। वो शर्मिंदगी से गोया हुई, जबकि अफीफ़ा माँ के रवैये के बाद इससे दो बोल तसल्ली के बिना बोल पाई। खराशों पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद वह इसका ढक्कन बंद करके उठने लगी तो आइज़ल ने इसका हाथ थाम लिया। अफीफ़ा उठती उठती वापस बैठकर सवालिया अंदाज में उसे देखने लगी। काश बजो, काश मामी मर जाए। इसके सफाकियत से कहने पर अफीफ़ा का दिल दहल गया। नहीं गुड़िया। इसने सांस तक रोकते सख्ती से इसके मुंह पर हाथ रखते इसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। ऐसे नहीं कहती गुड़िया, तौबा करो अल्लाह ताला से। तो फिर अल्लाह करे मैं मर जाऊं। भराई आवाज़ में कहते इसके आंसू बह निकले थे। अफीफ़ा के दिल पर हाथ पड़ा था। इसने शिद्दत से अपनी गुड़िया को अपने सीने में भींचा। वो कम उम्र थी, कम अकल थी, नादान थी। मामी के सख्त रवैये पर दिल बर्दाश्त थी, मगर वो समझदार थी, सब समझती थी। लोगों की मवाजना करती नज़रें, तबसरे और दिल छलनी करती बातें, और इनके तबसरों पर माँ का चिड़चिड़ापन और फिर इस सारी खोलन का एक मासूम जान पर निकलना। लेकिन सब कुछ देखने और समझने के बावजूद वो कुछ भी करने से कासिर थी। गुड़िया को सख्ती से खुद में भींचे अभी तक इसकी बातों पर इसका दिल कपकपा रहा था। अगर एक तरफ गुड़िया थी तो दूसरी तरफ भी माँ थी। दोनों ही इसके लिए लाजिम व मलजूम थे, और शायद ही वो ये बात कभी दोनों को समझा पाती। वैसे तो अभी शुक्र है आपकी शादी 1 साल बाद है, लेकिन साल भी चुटकियों में गुजर जाता है। पता नहीं आपके जाने के बाद मैं इतनी जल्लादी मामी के साथ कैसे रहूँगी। पता नहीं आपके जाने के बाद मैं इतनी जल्लादी मामी के साथ कैसे रहूँगी। वो फिर से हिचकी लेती गोया हुई तो एक उदास मुस्कुराहट अफीफ़ा के होठों पर उभरी। मेरे जाने के बाद माँ का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो जाएगा गुड़िया, क्योंकि मवाजने की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। ना को मवाजना होगा और ना ही माँ चिड़चिड़ी होगी। वो इसके बाल सहलाती मोहब्बत से गोया हुई। पता नहीं गुड़िया ने इसकी बात सुनी थी या नहीं, लेकिन इसकी भारी होती सांसें गवाह थी कि वो रोते रोते मेहरबान नींद की आगोश में चली गई थी। यकीनन जब वो उठती तो हमेशा की तरह इस वाक़े को भूल चुकी होती। इसने आइज़ल को सीधा करके इसका सर तकिए पर रखा और इस पर लिहाफ दे दिया। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि कुछ वाक़यात हमेशा के लिए दिल पर नक्श छोड़ जाते हैं, कभी ना मिटने के लिए। किस्त नंबर 5 ख़त्म शुद।